11th। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक क्लास 11th। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा और जिसे नहीं भी पता है मैं बता दूं कि आपका एक 20 नंबर का जनसंचार का टॉपिक आएगा, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। कुछ मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे भी शायद 5-5 या 6-6 नंबर के होंगे। तो इसी तरह मिला के मतलब लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आपको जनसंचार से आने वाले हैं। ठीक है, तो जनसंचार से 20 नंबर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी 20 नंबर का कुछ मतलब होता है। तो आप लोग जनसंचार को सीरियसली लीजिए। जैसे आप लोग गद्य पद्य को पढ़ रहे हैं उसी तरह आपको जनसंचार भी पढ़ना है। तो जनसंचार के बारे में ही मेरा ये पहला वीडियो है और मैंने पीछे भी वीडियो डाले हैं 12th के लिए, लेकिन एग्जैक्ट केवल जनसंचार 11th को पढ़ाने के लिए ऐसा वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला था। मैंने सोचा आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बनाऊं और इसमें हम सबसे पहले संचार यानी जनसंचार के परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संचार क्या होता है पहले ये जानेंगे, फिर पार्ट वाइज मैं उस वीडियो को अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जनसंचार यानी संचार किसे कहते हैं और इसको हम किस तरह से समझते हैं। मैंने कुछ एनिमेशन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि संचार किसे कहते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक आसानी से पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के फीडबैक के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे मैं आपको एनिमेशन के द्वारा समझाने का भी प्रयास करूँगी कि आप समझ पाएँ। यानी कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मतलब संचार किस तरह से पढ़ा जाएगा या फिर क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप संचार के बारे में किस तरह से जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ज़रा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं, मतलब क्या आप चुप रह सकते हैं यानी कि किसी से आप बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते हैं। यानी यहाँ कहने का ये मतलब है कि हम चुप रह के भी बहुत सारी चीज़ें अपने मन में बोलते रहते हैं। यानी हम कुछ न कुछ तो दिमाग में ज़रूर चलता रहता है, यानी कुछ न कुछ हम लोग दिमाग में सोचते रहते हैं। अगर हम लोग चुप रहते हैं तो भी हो सकता है आप नाराज़ हों, फिर उदास हों या फिर कुछ सोच रहे हों। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज़ हैं या किसी बात पर उदास हैं। इसका अर्थ हुआ जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे हों, उसी तरह कुछ ना कहकर भी संचार कर रहे हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम चुपचाप ऐसे ही बैठे रहें मुँह लटकाए तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि मतलब इनको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हम बिना कुछ कहे भी हम संचार ही कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बातें आप लोगों तक जा रही होंगी तो आप लोग बताइएगा। ये जो मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिखा है, जिसमें संचार के बारे में इस तरह से बताया गया है। तो आप लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे और इसको हर पार्ट को समझते चलेंगे। हम चाहें या ना चाहें अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि संचार क्या है, तो संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यानी हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक संचार करते रहते हैं, मतलब बिना संचार के हमारा जीवन शून्य के बराबर है। और जब हम संचार नहीं करते हैं तो वो अलग स्थिति होती है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। यानी एक ये बच्चा जिसको न बोलना आता है, न कुछ समझ पाता है, न कुछ कह पाता है, तो वो भी किस तरह से संचार करता है, चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यानी वो भी संचार कर रहा है, बिना बोले भी हम संचार कर रहे हैं। ये बच्चे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। फिर है एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। ठीक है, समझ रहे हैं संचार कब खत्म होता है, जब हमारी मृत्यु हो जाए। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव, ये ने नहीं होगा में होगा, प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक
उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, यानी हम कुछ भी करते हुए, कुछ न करते हुए भी हम संचार कर रहे होते हैं। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अब ये बताया गया है कि हम संचार किस किस माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट पैक, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आज के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान को, एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आजकल के ऐसे साधन हो गए जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, मतलब तमाम ऐसे मतलब हमारे पास यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम संचार को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, कारण यही है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। देखिए, ये जो संचार का माध्यम है, देखिए हम लोग कितने भी दूर रहें, लेकिन एक फ़ोन के माध्यम से हमारा संपर्क बना हुआ होता है। और तो और हम वीडियो कॉल करके भी ये देख सकते हैं कि वो सामने वाला पर्सन कहाँ, क्या, किस हालत में है। ठीक है, तो इस तरह से संचार हम लोग कर सकते हैं। याद कीजिए कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था और जिसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। ठीक है, यानी अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा था। और क्या है संचार? आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखने भले न जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये सारे पिक्चर आपको इसलिए दिखाए ताकि आपको आसान की भाषा में समझ में आए, आसान सी भाषा में समझ में आए। अब हम लोग आते हैं संचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वहाँ पे आते हैं। देखिए, चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है। यानी संचार का मतलब होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचती है। और ये किस धातु से उत्पन्न हुई है? चर धातु से। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। क्वेश्चन बन सकता है संचार क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दो से या दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अब देखिए, विल्बर श्रेम प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं। ठीक है, ये विल्बर श्रेम जिनका नाम यहाँ पे है, ये प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं। इनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, पूछ देता है क्वेश्चन कि किसके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, तो आप क्या बताएंगे? विल्बर श्रेम द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम उसके आंसर और क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, अब हम आते हैं संचार के कितने तत्व हैं उनके पास। देखिए, यहाँ पे एक स्रोत है और एक संदेश है, डिकोडिंग है, फीडबैक है और शोर है। ये क्या है? तत्व हैं। ठीक है, क्या है ये संचार के तत्व हैं। ठीक, तो ये संचार के तत्व हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्रोत पे आते हैं। संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, मतलब स्रोत जो है वो संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। अब व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत होता है। ठीक है, स्रोत क्या होता है कि संचार की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और एक संदेश या सूचना को अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम ही स्रोत होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कूटीकृत या एनकोडिंग को समझते हैं। ये क्या होता है? एनकोडिंग तो आप लोग समझते होंगे, लगभग इंग्लिश की भाषा सभी लोग समझते हैं। उसका हिंदी रूपांतरण कूटीकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है? संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। ठीक है, कूटीकृत यानी एनकोडिंग के द्वारा संदेश की भाषा का ज्ञान
प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता दोनों को वो भाषा आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद संदेश। सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। माध्यम चैनल। संदेश को किस माध्यम, मतलब माध्यम चैनल यहाँ पे है अगला टॉपिक, यानी संदेश को किस माध्यम, टेलीफोन से पहुंचाना है, समाचार से या रेडियो से या इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। यानी क्या माध्यम होता है उस संचार का, किसके द्वारा हम संचार को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है डीकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना ही डीकोडिंग होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब आप सभी लोग जानते हैं, फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। यानी वो फीडबैक देता है कि जो आपने संचार भेजा है या जो सूचना भेजी है वो मैं समझ पाया या नहीं समझ पाया। अगला है शोर। शोर मतलब चिल्लाना नहीं होता है। शोर प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें, मतलब संचार प्रक्रिया में जब हम संचार कर रहे होते हैं तो उसमें जो आने वाली रुकावटें होती हैं वो शोर कहलाती हैं। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकता है। यानी मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, तकनीकी जैसे मैं आपसे अभी कनेक्ट हूँ, उसके बाद हो सकता है कि मतलब कोई इसी में मैसेज आ जाए तो वो तकनीकी रूप से हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शोर, मतलब शोर का मतलब होता है कि कोई खराबी आ जाने पर हम संचार को नहीं पहुंचा पाते, यही होता है। देखिए मैंने इस पार्ट में अभी यहीं तक दिया है। आगे के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि संचार के कितने प्रकार होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको लेके ही मिलेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़